बेसिकली इस वीडियो में अपन फिजिकल एजेंट्स की बात करेंगे जो स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन करते हैं। तो अपन देखें तो फिजिकल एजेंट्स बेसिकली 5 होते हैं। पहला ड्राइंग, दूसरा हीटिंग, तीसरा फिल्ट्रेशन, चौथा पांचवा मैंने नीचे लिखा है। चौथा पांचवा कौन सा होता है? रेडिएशन और अल्ट्रासोनिक। ठीक है, तो अगर मैं पांचों को एक साथ डिस्कस करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो फिर मैं इन फिजिकल एजेंट्स को, ये फिजिकल एजेंट पार्ट 1 है, फिजिकल एजेंट पार्ट 2 और आ जाएगा। ठीक है, तो 2 पार्ट्स में इनको डिस्कस करूंगा। बेसिकली इस वीडियो में अगर अपन बात करें तो अपन डिस्कस करेंगे ड्राइंग को, हीटिंग को और अल्ट्रासोनिक को। ठीक है, अगर अपन देखें तो अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है इस वीडियो से, तो इस वीडियो से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एक तो पास्चुराइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट 5 मार्क्स शॉर्ट नोट्स आता है पास्चुराइजेशन का। दूसरा इंपॉर्टेंट अगर बात करें तो हॉट एयर ओवन। ठीक है, ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो भी डाल दूंगा ताकि एग्जाम के टाइम आप केवल ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट से देखें इस वीडियो के, बाकी पूरी वीडियो नहीं देखें। और इसी हीटिंग में एक और चीज़ आती है ऑटोक्लेव, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए उसके ऊपर मैं 5-7 मिनट की एक छोटी सी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, इसलिए अपन ऑटोक्लेव को, ये ऑटोक्लेव जो मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको अपन इस वीडियो में डिस्कस नहीं करके एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। बेसिकली अगर बात करें इस वीडियो में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो इसमें एक पास्चुराइजेशन इंपॉर्टेंट है और एक हॉट एयर ओवन इंपॉर्टेंट है। अगर अपन देखें तो ये वाला फ्लो चार्ट तो मैंने पिछली वीडियो में बता ही दिया था आपको। अपन शुरू करते हैं ड्राइंग से, जो पहला फिजिकल एजेंट है। ठीक है, तो बेसिकली ड्राइंग क्या है? तो ड्राइंग मतलब आप कुछ नहीं, डायरेक्ट सनलाइट में रख रहे हो। तो अब क्या कर रहे हैं कि जब डायरेक्ट सनलाइट होती है ना, तो सनलाइट के पास उसका यूवी रेडिएशन होती है ना। सनलाइट में यूवी रेडिएशंस होती है, जो यूवी रेडिएशन होती है ना, वो जर्मिसाइडल इफेक्ट शो करती है। ठीक है, तो वो एक्चुअली क्या, जर्म्स को ग्रो नहीं होने देती। एक्चुअल क्या है, तो अपन बैक्टीरियल फिजियोलॉजी में जानते हैं कि मॉइस्चर की ज़रूरत होती है बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए। इनफैक्ट बैक्टीरिया का खुद 70 to 80% बॉडी वेट भी पानी के कारण ही है ना। तो बैक्टीरिया को बेसिकली मॉइस्चर की ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए। तो अगर आप उस बैक्टीरिया को या उस ऑर्गेनिज्म को मॉइस्चर नहीं दोगे तो वो डिलीटेरियस इफेक्ट शो करेगा, मतलब उस ऑर्गेनिज्म को ग्रो नहीं होने देगा। बट हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात कि ये कोई रिलायबल सोर्स नहीं है, मतलब ये कोई रिलायबल नहीं है कि आपने किसी भी चीज़ को ड्राई कर दिया तो वो बैक्टीरिया फ्री हो गई, क्योंकि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, स्पोर्स हैं, उसको ड्राइंग डिस्ट्रॉय नहीं कर पाती। इसलिए बस ये छोटा सा था कि ड्राइंग होती है। ड्राइंग में भी सबसे इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ड्राइंग बेसिकली यूवी रेडिएशंस के कारण जर्मिसाइडल इफेक्ट शो करती है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं था, पर पता होना चाहिए। दूसरी बात अगर अपन देखें तो हीट की बात करें तो सबसे ज़्यादा रिलायबल और सबसे ज़्यादा कॉमनली अप्लाइड, अगर कोई लेबोरेटरी में सबसे ज़्यादा रिलायबल है और सबसे ज़्यादा कॉमनली अप्लाइड फिजिकल एजेंट है तो वो हीट है। बट कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस होती है, उसमें हीट को यूज़ नहीं लिया जाता। बाकी सबसे ज़्यादा कॉमनली अप्लाइड है हीट भी अब बेसिकली 2 तरह की होती है, एक होती है ड्राई हीट, एक होती है मॉइस्ट हीट। इनके बारे में अभी अपन थोड़ी देर से डिस्कस करते हैं। पर अगर देखें तो ड्राई हीट में क्या क्या आता है, तो फ्लेमिंग, इंसर्नेशन, हॉट एयर ओवन। जबकि मॉइस्ट हीट में क्या आता है, तो मॉइस्ट हीट बेसिकली 3 टेम्परेचर पे डिपेंड होती है। मतलब अगर आप 100 डिग्री से कम कर रहे हो तो पास्चुराइजेशन, वाटर बाथ, इंस्पिरेशन, 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइलिंग, स्टीमिंग, टिंडलाइजेशन, और मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस पे ऑटोक्लेव। इनके बारे में अभी अपन अच्छे से डिस्कस करेंगे तो आपको ये सब अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर अपन सबसे पहले बात करें ड्राई हीट की, तो ड्राई हीट क्या होती है, तो बेसिकली या फ्लेम या इलेक्ट्रिक हीटर की मदद से अपन एयर को गर्म करते हैं, पर उस एयर का मॉइस्चर कंटेंट बहुत कम होता है, इसलिए उस एयर को क्या बोलते हैं अपन, ड्राई। ठीक है, तो बेसिकली फ्लेम या इलेक्ट्रिक हीटर, ठीक है, उसके कारण अपन ने एयर को गर्म किया और उस एयर का मॉइस्चर कंटेंट बहुत कम हुआ। क्या टेम्परेचर रेंज होती है ड्राई हीटिंग की, तो वो 160 डिग्री सेल्सियस से शुरू होकर कुछ 1000 डिग्री सेल्सियस तक उसकी रेंज है। अब ये इतना वर्सेटाइल और वाइडली यूज्ड नहीं है। क्यों ये वर्सेटाइल और वाइडली यूज नहीं है? क्योंकि जो मॉइस्ट हीट है ना, वो इससे कम टेम्परेचर पे ही इससे अच्छा इफेक्ट शो कर देती है, इसलिए अपन मॉइस्ट हीट को ज़्यादा यूज़ लेते हैं
ड्राई हीट को इतना ज़्यादा यूज़ नहीं लेते, बट फिर भी ड्राई हीट का जो हॉट एयर ओवन है वो बहुत यूज़ लिया जाता है कुछ कंडीशंस में, क्योंकि वो इजी टू यूज़ है। ठीक है, अगर अपन बात करें कि ड्राई हीट किस तरह से ऑर्गेनिज्म को मारेगा, तो वो बेसिकली क्या करेगा, चेयरिंग मतलब पार्शियल बर्निंग, डीनेचुरेशन ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन, ऑक्सीडेटिव डैमेज, टॉक्सिक इफेक्ट ड्यू टू इंक्रीज लेवल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इनके कारण वो, इन चार कारणों के कारण वो बैक्टीरिया को मार देगा। ठीक है, अगर अपन बेसिकली बात करें तो इनको याद रखना जरूरी नहीं है, एक बार बस समझना ही है इनको। ठीक है, याद तो केवल 2-3 क्वेश्चन ही आते हैं, वही याद रखना है। अब फ्लेमिंग क्या होती है, तो आप बंसन बर्नर में रखते हो। ठीक है, बंसन बर्नर में कुछ चीज़ों को लॉन्ग टाइम एक्सपोजर तक रखते हो जब तक वो चीज़ रेड हॉट नहीं हो जाती, जैसे टिप्स ऑफ फोर्सेप्स, इन्यूक्लेटिंग वायर्स और स्पैचुलाज। इन सबको अपन लंबे टाइम तक बंसन बर्नर में रखते हैं, क्या करने के लिए, स्टरलाइज करने के लिए। और कुछ चीज़ों को शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रखा जाता है, जैसे ग्लास लाइट्स हो गई, माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब हुआ, इनको शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए फ्लेम में रखा जाता है बंसन बर्नर की, स्टरलाइज करने के लिए। बेसिकली आप एक बात ये याद रखो कि बैक्टीरिया अपने, क्या होता है जब मैक्सिमम टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर अपन उसको देते हैं तो वो बैक्टीरिसाइडल हो जाता है। ठीक है, जबकि उसी बैक्टीरिया को अपन मिनिमम टेम्परेचर से भी कम टेम्परेचर देते हैं, मतलब मिनिमम टेम्परेचर जिस तक वो ठीक है उसके कम टेम्परेचर देते हैं, तो बैक्टीरियोस्टेटिक हो जाता है। मतलब ज़्यादा पे तो मर जाएगा और कम में वो ग्रो नहीं हो सकता। तो ये बस टेम्परेचर का इफेक्ट इतना ही होता है। बेसिकली टेम्परेचर का जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है वो इतना ही होता है कि ज़्यादा टेम्परेचर बैक्टीरियासाइडल, कम टेम्परेचर बैक्टीरियोस्टेटिक। इंसर्नेशन क्या होता है, तो इंसर्नेशन की अगर अपन बात करें तो कुछ नहीं होता, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे उस टिश्यू मतलब उस चीज़ को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एक एक्सीलेंट मेथड है डिस्ट्रॉइंग इन्फेक्टिव मटेरियल्स, मतलब आप उसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करके एशेज में कन्वर्ट कर रहे हो। क्या टेम्परेचर यूज़ लेते हैं, तो 870 डिग्री से 1200 डिग्री सेल्सियस तक यूज़ लेते हैं इसमें टेम्परेचर। और किस चीज़ का करते हैं, तो बेसिकली अगर अपन हॉस्पिटल और लेबोरेटरी वेस्ट, हॉस्पिटल वेस्ट की बात करें तो कोई हॉस्पिटल वेस्ट की अगर अपन बात करें तो कोई एनाटॉमिकल ऑर्गन रह जाता है। ठीक है, लेबोरेटरी वेस्ट की बात करें तो भाई कोई भी पैथोलॉजी लेबोरेटरी का मतलब वेस्ट प्रोडक्ट है, माइक्रोबायोलॉजी की लेबोरेटरी का वेस्ट प्रोडक्ट है। और अपन बात करें तो जो सिरिंज हुई, नीडल्स हुई, जिनको अपन बैंडेज, ड्रेसिंग्स, जिनको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना है, मतलब अब उनका कोई यूज़ नहीं है, तो अपन उनको जला देते हैं, राख में कन्वर्ट करवा देते हैं। बट हाँ, ग्लास मटेरियल्स और कुछ मेटल्स जो हीट रेजिस्टेंट होते हैं उनके लिए गुड ऑप्शन नहीं है, उनको मतलब इससे जलाना मुश्किल रहता है। बाकी जो भी चीज़ें होती है जैसे बैंडेज, बेडिंग्स, पैथोलॉजी के सैंपल्स, ड्रेसिंग्स, इन सबको बस आप जला देते हैं। तो बेसिकली ये था इंसर्नेशन। अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है हॉट एयर ओवन, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बता देता हूँ। ये टाइम है 8 मिनट 24 सेकंड में डाल दूंगा। तो हॉट एयर ओवन अगली बार ताकि आप हॉट एयर ओवन ही देखें। तो बेसिकली हॉट एयर ओवन क्या है, तो मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड ऑफ ड्राइंग हीट, मतलब ड्राई हीट स्टरलाइजेशन की अगर बात करें तो आज की तारीख में तो केवल हॉट एयर ओवन ही सबसे ज़्यादा वाइडली यूज्ड होता है। अपन क्या बात करें तो इस ओवन में एक मशीनरी है, एक इलेक्ट्रिकली हीटर है इसके अंदर। ठीक है, उसके साथ एक फ़ैन है। उस फैन का ये काम है कि वो एडिक्वेट और इवन डिस्ट्रीब्यूशन करे हॉट एयर का सारे चैम्बर्स में। मान लीजिए 4 चैम्बर्स हैं, तो इन 4 चैम्बर्स में एडिक्वेट और इवन डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब हॉट एयर चारों चैम्बर्स में बराबर जानी चाहिए। ठीक है, उसके बाद एक थर्मोस्टेट होता है उसमें, जो मेंटेन करके रखता है, जो भी टेम्परेचर अपन को मेंटेन करवा के रखना होता है उसको अपन मेंटेन करके रख सकते हैं, जिसका काम कौन करता है, थर्मोस्टेट। और कौन सा टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं अपन, तो 2 घंटों के लिए 160 डिग्री सेल्सियस पे अपन हॉट एयर ओवन को रखते हैं। ठीक है, 2 घंटों के लिए 160 डिग्री सेल्सियस पे। और कौन कौन सी चीज़ इसमें अपन स्टरलाइज कर सकते हैं, तो 3 चीज़ें कर सकते हैं। SCG, एस से बात करें तो अपन सर्जिकल आइटम्स। ठीक है, सर्जिकल आइटम जैसे स्पैचुला वगैरह हुआ। ठीक है, जी से बात करें तो ग्लासवेयर जितने भी होते हैं, चाहे वो पेट्री डिश हो या टेस्ट ट्यूब हो, फ्लास्क हो, इनको अपन ओवन की मदद से करते हैं। सी की बात करें तो कुछ केमिकल्स जैसे पैराफिन वैक्स हुआ,
ठीक है। और कौन सा केमिकल, ग्लोव्स पाउडर हुए, इन सबको अपन हॉट एयर ओवन में करते हैं। तो बेसिकली आप तो तीन चीज़ें याद रखो, ये तीन चीज़ें लिखने पे भी आपको नंबर मिल जाएंगे। एस से सर्जिकल आइटम्स, सी से केमिकल्स, और जी से क्या होएगा, ग्लासवेयर्स। ग्लासवेयर के तो 5-6 नाम आप लिख भी सकते हो, टेस्ट ट्यूब, बीकर, और क्या हो गया, टेस्ट ट्यूब हो गया, बीकर, पेट्री डिश, तो ऐसे करके आप नाम लिख सकते हैं। अगर अपन बात करें क्या प्रिकॉशंस है, तो आप अपने घर का ओवन याद रखो कि आपके घर के ओवन, घर में ओवन होता है ना, उसमें क्या क्या प्रिकॉशंस यूज़ लेते हो आप। ऑब्वियस है, उसको ओवरलोड नहीं कर सकते, हर ओवन की एक कैपेसिटी होती है। मैं घर के ओवन की बात कर रहा हूँ कि भाई 20 लीटर का ओवन है, तो आप उससे ज़्यादा उसमें सामान नहीं ओवरलोड कर सकते। दूसरी बात, अगर अपन बात करें तो जो भी सामान अपन रखते हैं, अब आप घर पे ओवन में कुछ बना रहे हो तो ऐसा ठूंस थोड़ी देते हो, एक स्पेशल अरेंजमेंट के साथ रखते हो ना, मटेरियल को प्रॉपरली अरेंज करते हो ताकि फ्री सर्कुलेशन ऑफ एयर मेंटेन रह सके। ठीक है। उसके बाद आप घर पे जब भी ओवन में चीज़ें रखते हो तो अपन एल्युमिनियम फॉइल यूज़ लेते हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ पे अगर अपन हॉस्पिटल की बात करें तो जो भी मटेरियल आप उसमें रख रहे हो कंप्लीटली ड्राई होना चाहिए और पेपर में रैप होना चाहिए। ठीक है, आपको एल्युमिनियम फॉइल से पेपर याद आ जाएगा। ऑब्वियस है, ओवन के अंदर आप ऐसी चीज़ तो नहीं रख सकते जो जल जाए, जिसमें आग लग जाए। जैसे कोई रबड़ का आइटम हो गया, तो आप रबड़ थोड़ी रख सकते हो ओवन में, वो तो जल जाएगा, आग पकड़ लेगा। ठीक है, तो इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस आप यूज़ नहीं ले सकते ओवन के अंदर। और ओवन को ठंडा होने के लिए रखना पड़ता है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप अंदर से सीधा, मतलब जैसे ही आपने उसको स्टरलाइज किया आप ओवन खोल दो। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि जैसे ही आपने स्टरलाइज किया और ओवन खोल दिया, तो मान लीजिए आपने ये बीकर को स्टरलाइज किया, अब ये बीकर बहुत ज़्यादा गर्म है क्योंकि अपन ने बोला 2 घंटे तक अपन ने उसको रखा था। ठीक है, 160 डिग्री सेल्सियस पे। तो जो चीज़ 2 घंटे तक 160 डिग्री सेल्सियस पे रखी, अचानक ओवन खोलने के कारण अगर उसका टेम्परेचर कम होता है तो उसके टूटने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए ओवन को अप्रॉक्स 2 घंटों तक नहीं खोला जाता है, ताकि वो अंदर की चीज़ वापस कूल होके नॉर्मल टेम्परेचर तक आ सके, ताकि अपन खोले तो वो ब्रेक नहीं हो। इसके बाद स्टरलाइजेशन कंट्रोल, अपन को ये भी तो देखना होता है कि जो चीज़ अपन ने स्टरलाइज करी है वो स्टरलाइज हुई है या नहीं हुई है। अब वो बीकर खुद तो बोलेगा नहीं कि नहीं मैं स्टरलाइज हूँ, तो अपन उसके साथ कुछ और चीज़ें रखते हैं जिनको अपन देख सकें एटलीस्ट कि स्टरलाइज हुई या नहीं। तो अपन कुछ बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स रखते हैं, जैसे कि क्लोस्ट्रीडियम टेटेनाई के स्पोर्स या बेसिलस सबटिलिस के स्पोर्स। अब एक स्पोर्स से तो पता पड़ेगा नहीं, तो 10⁻⁶ स्पोर्स रखे जाते हैं ताकि वो आपको विजिबल रह सके कि हाँ भाई। उसके बाद कुछ थर्मोकपल्स भी यूज़ ले सकते हैं, या ब्राउनी ट्यूब्स। ब्राउनी ट्यूब्स क्या होती है, तो ये एक हीट सेंसिटिव डाई है जो रेड से ग्रीन कलर में हो जाती है। अगर एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए रखेंगे अपन इस डाई को, तो ये रेड से ग्रीन कलर की हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, ग्रीन से। तो अगर ये हो रही है ग्रीन, तो अपन को ये पता पड़ जाएगा कि हाँ भाई अपन ने ओवन को 160 डिग्री सेल्सियस पे 2 घंटों तक रखा था, तब ये चीज़ डाई ऐसे कलर की चेंज हुई। या फिर अपन ने ये स्पोर्ट्स का देखा कि हाँ भाई अब ये स्पोर्ट्स डैमेज हो चुके हैं, मतलब जो अगर स्पोर्ट्स डैमेज हो गए मतलब जो चीज़ उसके अंदर है वो भी कंप्लीटली स्टरलाइज हो चुकी है। तो ये तो था स्टरलाइजेशन बाय ड्राई हीट। अब अगर अपन बात करें स्टरलाइजेशन बाय मॉइस्ट हीट, तो ये 3 तरह से हो सकती है, 3 फॉर्म में। हॉट वाटर, अब ऑब्वियस है हॉट वाटर यानी लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग वाटर यानी एट द रेट 100 डिग्री सेल्सियस। और स्टीम यानी अबव 100 डिग्री सेल्सियस, है ना। हॉट वाटर 100 डिग्री से कम है, बॉइलिंग वाटर 100 डिग्री पे, और स्टीम 100 डिग्री से ज़्यादा है। अगर अपन इसकी बात करें तो उसका रेंज क्या थी, उसकी रेंज थी ड्राई हीटिंग की 160 से कुछ हज़ार तक डिग्री सेल्सियस तक, है ना। इसलिए अपन उसको ज़्यादा यूज़ नहीं लेते, क्योंकि इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर वर्क करना प्रैक्टिकली रोज़ाना पॉसिबल नहीं होता। मतलब लेबोरेटरी में भी प्रैक्टिकली जो काम कम डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है उसको ज़्यादा हीट क्यों देना। तो इसलिए मॉइस्ट हीट ज़्यादा यूज़ होती है एज़ कम्पेयर टू ड्राई हीट। अगर अपन इसकी बात करें तो ये कैसे ऑर्गेनिजम्स को मतलब किल करता है, तो ये कोएगुलेशन करवा देता है प्रोटीन का। क्या करवा देता है, कोएगुलेशन ऑफ प्रोटीन। स्पेलिंग तो मत जाना, स्पेलिंग अभी लिखने में गलती हो गई है, मैं जानता हूँ। अगर अपन स्टरलाइजेशन की बात करें तो स्टरलाइजेशन अपन ने कहा था 3 डिग्री पे मतलब 3 केसेस में होता है, बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, 800 डिग्री सेल्सियस और अबव 100 डिग्री सेल्सियस। अगर बिलो 100 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूसरा, पास्चराइजेशन। क्या टाइम हुआ है, 1428, तो मैं ये भी टाइम डाल दूंगा। पास्चराइजेशन, पास्चराइजेशन बेसिकली क्या है, तो एक टेक्निक है जिसमें हीट अप्लाई की जाती है लिक्विड पे, ताकि कुछ इन्फेक्शियस या स्पॉइलिंग क्रॉस करने वाले ऑर्गेनिजम्स को डेड कर सके। देखो बेसिकली क्या है, बेसिकली ये है, क्या होता है,
इनकम्प्लीट तौर पे समझाऊँ तो अपन के घर पे आते ही अपन दूध उबाल देते हैं, है ना, दूध उबाल देते हैं ताकि वो दूध फटे नहीं, ऐसा ही करते हैं ना अपन। तो बेसिकली क्या है, अपन ने क्या किया, लिक्विड है उसको हीट किया। उसको हीट क्यों किया, ताकि कुछ ऑर्गेनिज्म को अपन डेड कर सकें, है ना, अपन ऑर्गेनिजम्स को मार सकें। वो ऑर्गेनिज्म कौन से थे, तो या तो पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं या वो ऐसे ऑर्गेनिज्म हों जो इस लिक्विड को ख़राब कर दे, है ना, ये दो कॉज हो सकते हैं। अब अपन ने उन ऑर्गेनिजम्स को मार दिया, पर अपन ने इस हीटिंग में एक चीज़ ध्यान दी कि भाई इस दूध का टेस्ट और इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू, दोनों, इसकी जो टेस्ट है और इसका न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो चेंज नहीं हो, इसका जो फ्लेवर है वो चेंज नहीं हो और इसका न्यूट्रिटिव वैल्यू चेंज नहीं हो। तो बेसिकली एक टेक्निक है, इट इज़ अ टेक्निक इन विच हीट इज़ अप्लाइड टू लिक्विड। हीट अप्लाई करते हैं अपन लिक्विड को टू किल पोटेंशियल एजेंट्स ऑफ इन्फेक्शन और स्पॉइलेज, ताकि अपन उन एजेंट्स को डिलीट मतलब मार सकें जो या तो इन्फेक्शन करते हैं या स्पॉइल कर देते हैं उस मटेरियल को, एट द सेम टाइम रिटेनिंग लिक्विड फ्लेवर्स एंड फूड वैल्यू, बट उसी के साथ उस लिक्विड की फ्लेवर और फूड वैल्यू मेंटेन रख सके। पास्चराइजेशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पास्चराइजेशन का यूज़ कहाँ पे होता है, तो स्टेलाइजेशन ऑफ मिल्क और अदर फ्रेश बेवरेजेस जैसे वाइन, फ्रूट जूसेस, बियर्स, इनको अपन पास्चराइज करते हैं। दो मेथड होते हैं, एक तो फ्लैश मेथड, एक होल्डर मेथड। नाम से पता पड़ रहा है फ्लैश, जैसे लाइट का फ्लैश आता है 1 सेकंड के लिए आया फिर चला गया, जबकि होल्डर मतलब अपन ने होल्ड करके रखा। तो फ्लैश मेथड क्या होता है, दूध को अपन 72 डिग्री सेल्सियस पे 15 से 20 सेकंड तक रखते हैं, फिर हाथों हाथ उसको 13 डिग्री सेल्सियस पे कूल कर देते हैं। जबकि होल्डर मेथड क्या होता है, उसमें अपन दूध को 63 डिग्री सेल्सियस पे आधे घंटे तक रखते हैं। मैं आपको कह रहा हूँ बाकी जगह टेम्परेचर याद हो नहीं हो, पास्चराइजेशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेम्परेचर आपको याद होने चाहिए। 72 डिग्री सेल्सियस पे 15 से 20 सेकंड, फिर 13 डिग्री सेल्सियस पे कूल, और वहीं होल्डर मेथड में 63 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट और फिर 13 डिग्री सेल्सियस पे कूल। 30 मिनट है वो, 30 मिनट तक होल्ड करके रखा है अपन ने, ये दिमाग में रखना, ठीक है। जिसमें भी स्पेशल फ्लैश मेथड होता है वो ज़्यादा प्रेफरेबल होता है। क्यों प्रेफरेबल होता है, क्योंकि वो ज़्यादा इफेक्टिव है कॉक्सिला और माइकोबैक्टीरियम के लिए। बाकी बेसिकली कॉक्सिला को है ना फिर भी अपन कंप्लीटली तो नहीं मार पाते, बट फिर भी जो फ्लैश मेथड है वो कॉक्सिला को ज़्यादा देर मतलब ज़्यादा उसको इफेक्टिवली उसको अगेंस्ट रहता है, जबकि होल्डर मेथड से तो कॉक्सिला बच जाता है, ठीक है। कॉक्सिला को मार नहीं पाते अपन होल्डर मेथड से। अगर अपन पास्चराइजेशन के एडवांटेज देखें तो ये मोस्ट ऑफ वायरस को इनएक्टिवेट कर देता है और अप्रॉक्स 97 से 99% बैक्टीरियाज और फंगाई को भी, जो उसके वेजिटेटिव स्टेट में, स्पोर्स को नहीं, ठीक है, जो वेजिटेटिव स्टेट्स में होते हैं ना उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। पर डिसएडवांटेज की बात करें अगर अपन, तो डिसएडवांटेज में ये फिर भी स्पोर्स और कुछ थर्मो ड्यूराई स्पीशीज़, मतलब जो थर्मो स्टेबल स्पीशीज़ हैं उनको नहीं मार पाता, जैसे जिसका एक एग्जांपल है नॉन पैथोजेनिक लैक्टोबैसिलाई, इसको ये मार नहीं पाता। लेकिन देखो फिर भी पास्चराइजेशन के बाद भी, ये अपन इसका डिसएडवांटेज ही अभी तक कैरी ऑन कर रहे हैं, पास्चराइजेशन के बाद भी 20,000 माइक्रोब्स पर मिलीलीटर दूध में होते हैं, ठीक है। जो ये 20,000 माइक्रोब्स है ना, ये दूध फटने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बहुत बार दूध फिर भी फट जाता है, अगर आप उबाल के रख दो फिर भी दूध फट जाता है, तो उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। तो इससे बचने के लिए आज की तारीख में दूसरी चीज़ यूज़ होती है। दूसरी चीज़ क्या है, जिसमें अपन अल्ट्रा हाई टेम्परेचर देते हैं, अप्रॉक्स 134 डिग्री सेल्सियस देते हैं 2 से 3 सेकंड के लिए, ठीक है। 134 डिग्री सेल्सियस देते हैं जिससे स्टेराइल मिल्क होता है। इस स्टेराइल मिल्क की जो लाइफ स्पैन होती है वो अप्रॉक्स 3 मंथ होती है, 3 मंथ तक खराब नहीं होता, ठीक है। तो ये बात थी आपकी। तो अपन बेसिकली पढ़ क्या रहे थे, तो अपन बेसिकली पढ़ रहे थे अपन मॉइस्ट हीटिंग दे रहे हैं 100 डिग्री सेल्सियस से कम पे, ठीक है, मतलब जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से कम हो। तो पहला अपन ने मॉइस्ट हीटिंग किस में दी थी, पास्चराइजेशन में, ठीक है। अब दूसरी अपन मॉइस्ट हीटिंग देते हैं 100 डिग्री सेल्सियस कम पे, जिसको बोलते हैं वाटर बाथ। वाटर बाथ में क्या करवाते हैं अपन, बेसिकली जब वैक्सीन्स को और सीरम और बॉडी फ्लूइड्स को क्या अपन को डिसइंफेक्ट करना होता है, तो वैक्सीन को तो अपन 1 घंटे तक 60 डिग्री सेल्सियस पर रखते हैं और सीरम बॉडी फ्लूइड्स को 1 घंटे तक 56 डिग्री सेल्सियस पर रखते हैं। टेम्परेचर याद नहीं हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एक बार देख लेना, पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करें तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, मतलब नॉट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बस पता होना चाहिए आपको, इतना ज़्यादा एग्जाम में नहीं आता है कभी। तो क्या होता है कि इंस्पिशेशन, तो इंस्पिशेटर एक मशीन होती है जिसके अंदर अपन है ना जिस चीज़ को डिसइंफेक्ट करना होता है उसको 3 दिनों तक हर रोज़ 80 से 85 डिग्री सेल्सियस पे हर 30 मिनट तक, मतलब 30 मिनट तक अपन उसको उस मशीन में रखते हैं। मतलब 3 दिनों तक रोज़ करना होता है 80 to 85 डिग्री सेल्सियस तक, 30 मिनट तक, 30 मिनट्स तक रखना होता है। बेसिकली क्या होता है, तो देखो
अपन जानते हैं कि बेसिकली दो तरह के फॉर्म्स होते हैं, एक तो होता है वेजिटेटिव फॉर्म, ये मान लीजिए पर्पल जो है वो है वेजिटेटिव फॉर्म, और दूसरा है स्पोर फॉर्म, ये मान लीजिए जो ये ब्लू वाला है ये स्पोर फॉर्म। तो बेसिकली अपन ने क्या किया, हीट से क्या डिस्ट्रॉय हो रहा था, अभी तक अपन देख ही रहे थे पास्चराइजेशन वगैरह सब में क्या डिस्ट्रॉय हो रहा था, वेजिटेटिव फॉर्म डिस्ट्रॉय हो रहा था। तो अगर अपन बात करें पहले दिन, अपन ने जब पहले दिन उसको पहला एक्सपोजर करवाया तो उससे जितना भी वेजिटेटिव फॉर्म था ये तो अपन ने किल कर दिया, उसमें जिस भी मीडियम को अपन स्टरलाइज कर रहे हैं वेजिटेटिव फॉर्म अपन ने किल कर दिया। अब उसके बाद अपन ने 24 घंटों तक वेट किया, तो 24 घंटे में क्या हुआ, ये जो स्पोर्ट्स थे ये वेजिटेटिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, ये स्पोर्ट्स थे ना ये वेजिटेटिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, और कुछ स्पोर्ट्स फिर भी बच जाते हैं। तो फिर 24 घंटे बाद अपन वापस इसको ईट करते हैं, तो जो स्पोर्ट्स थे बेसिकली ये वेजिटेटिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, तो फिर वो वेजिटेटिव फॉर्म अपन ने ख़त्म कर दिया हीटिंग से, और तीसरे दिन तक पूरा कंप्लीटली स्पोर्ट्स और वेजिटेटिव फॉर्म सब कुछ कंप्लीट हो जाता है। बेसिकली अपन वेट 24 घंटे तक इसलिए करते हैं ताकि अपन स्पोर्ट्स को वापस वेजिटेटिव फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें। ठीक है, किन किन चीज़ों का होता है, तो एग बेस्ड मीडियम्स, एलजी मीडियम अपन मीडियम वालों में इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। सीरम बेस्ड मीडियम्स, लोफलर्स मीडियम्स, लोफलर्स का अपने ट्रिक भी बनाया था, क्या बनाया था, लोफर ने क्या किया, कॉर्न को डिप करके खाया था तो उसको पीटा गया था, याद है, मीडियम्स याद आ रहे हैं ना आपको। उसके बाद अगर अपन बात करें तो स्टरलाइजेशन एट 100 डिग्री सेल्सियस, अभी तक अपन ने जो बोला वो स्टरलाइजेशन कर रहे थे अपन मॉइस्ट हीटिंग से बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, अब अपन मॉइस्ट हीटिंग स्टरलाइजेशन कर रहे हैं 100 डिग्री सेल्सियस। जैसे बॉइलिंग, अब बॉइलिंग में क्या होता है, 15 मिनट तक अपन बॉईल करते हैं ना तो वेजिटेटिव फॉर्म्स तो किल हो जाते हैं पर स्पोर्स किल नहीं होते, ये बात आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी जगह पे क्या होता है केवल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को बॉईल कर दिया जाता है, बट सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट सूटेबल नहीं है, केवल बॉईल करना वो सूटेबल नहीं है क्योंकि स्पोर्ट्स किल नहीं हुए हैं, बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो बॉइलिंग अच्छा ऑप्शन नहीं है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए अच्छा ऑप्शन कौन सा था, अभी तक अपन ने जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का देखा था हॉट एयर ओवन, है ना, हॉट एयर ओवन में अपन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स कर सकते थे, क्या क्या था, केमिकल्स था, ग्लासवेयर था, और वो था सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स था। दूसरा बॉइलिंग कर दो या तो 100 डिग्री सेल्सियस पे, बॉइलिंग वाटर की हो गई, स्टीमिंग कर दो तो स्टीमिंग क्या हो गई 100 डिग्री सेल्सियस पे, स्टीम मतलब जिस भी चीज़ को करना है आपको उसको 90 डिग्री सेल्सियस पे, सॉरी 100 डिग्री सेल्सियस पे 90 मिनट तक, ये मिनट्स है, ठीक है, सॉरी ये गलत लिख दिया था मैंने। ठीक है, उन चीज़ों को यूज़ लेते हैं जो ऑटोक्लेव का हाई टेम्परेचर बेसिकली नहीं, अभी अपन आगे ऑटोक्लेव करेंगे, ऑटोक्लेव क्या होता है जो 100 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर यूज़ लेता है, तो बेसिकली इसमें वो मटेरियल यूज़ लेते हैं जो ऑटोक्लेव का टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं कर पाते, उसको आप स्टीमिंग कर देते हो 100 डिग्री सेल्सियस पे। याद रखना जरूरी नहीं है, याद रखने की दो ही बातें थी, दोनों बता चुका हूँ मैं। टिंडलाइजेशन, टिंडलाइजेशन में क्या होता है, आप 100 डिग्री स्टीम को हर रोज़ 20 मिनट 3 दिनों तक, मतलब अपन ने जो अभी पढ़ा था ना इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन तो 100 डिग्री से कम, अब 100 डिग्री से कम है तो वाटर होगा ऑब्वियस है, जबकि 100 डिग्री पे स्टीम आ जाता है, तो 100 डिग्री स्टीम 20 मिनट 3 दिनों तक। इसको किस में करते हैं, तो वही है शुगर बेस्ड, सीरम बेस्ड, एग बेस्ड मीडियम्स, वही वापस एलजी मीडियम वगैरह वही एग्जांपल्स हैं, तो कुछ खास नहीं था। अगर अपन अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स की बात करें जो अपन का तीसरा वेराइटी है, ठीक है, इसके बाद इंफ्रारेड रेडिएशंस और फिल्ट्रेशन वो अपन अगली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स की अगर बात करें तो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स बेसिकली जो बैक्टीरियाज हैं उनको डिस्टर्ब कर सकती है, या फिर जो भी फॉरेन मटेरियल्स हैं उसको फोर्सफुली डिसलॉज कर सकती है, मतलब ये मान लीजिए ये कोई भी यूटेंसिल है इसके ऊपर फॉरेन मटेरियल आ गया, तो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव जब आएगी ना तो वो इस पर प्रेशर लगा सकती है जिससे वो इस मटेरियल इससे दूर चला जाए। ठीक है, और तीसरी चीज़ क्या कर सकती है, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स हीट जनरेट कर सकती है अप्रॉक्स 80 डिग्री सेल्सियस तक, तो हीट तो अपन ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं, है ना, तो हीट से कैसे बैक्टीरियासाइडल होता है, तो इस तरह से जो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव होती है ना वो खुद भी एक तरह से बैक्टीरियासाइडल होती है। अपन की अब जैसे कौन सी ऐसी बैक्टीरियाज होती है, तो ग्राम नेगेटिव रॉड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, पॉइंट वाकई इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अल्ट्रासोनिक साउंड वेव से कौन सी चीज़ हीट सेंसिटिव होती है, तो मतलब सॉरी अल्ट्रासोनिक साउंड वेव सेंसिटिव होती है तो वो ग्राम नेगेटिव रॉड्स, जबकि ग्राम पॉजिटिव कोकाई फंगल बैक्टीरियल स्पोर्स पे इसका फ़र्क नहीं पड़ता, फिर भी इसका फ़र्क नहीं पड़ता, फिर भी वो फोर्सफुली डिसलॉज जरूर कर सकती है इन स्पोर्स वगैरह को। ठीक है, कहाँ पे यूज़ लेते हैं इनको, तो इनको बेसिकली यूज़ लिया जाता है डेंटल और मेडिकल ऑफिसेज में, ताकि सेलुलर डेब्रीज और सलाइवा को अपन इंस्ट्रूमेंट से रिमूव कर सके स्टरलाइजेशन से पहले। बेसिकली स्टरलाइजेशन करवाना है अपन को किसी इंस्ट्रूमेंट का, ये मान लीजिए इंस्ट्रूमेंट है इसका स्टरलाइजेशन करवाना है, तो उससे पहले अपन इसको अल्ट्रासोनिक साउंड पे डाल देते हैं, जिसके कारण यहाँ पे जो भी सलाइवा और सेलुलर डेब्रीज है वो इससे डिसलॉज हो जाती है, उसके बाद इसका स्टरलाइजेशन होता है। तो बेसिकली ये फिजिकल एजेंट पे पहली वीडियो थी, एक और वीडियो आएगी फिजिकल एजेंट पे, और उसके साथ एक वीडियो अलग आएगी एग्जाम स्पेशल ऑटोक्लेव पे।
ठीक है, इंपॉर्टेंट वीडियो तो नहीं थी, बट फिर भी 2 क्वेश्चन तो ज़रूर आते हैं इस वीडियो से। पहला कौन सा क्वेश्चन था? पहला क्वेश्चन था पास्चराइजेशन और दूसरा क्वेश्चन था हॉट एयर ओवन। ठीक है, थैंक यू। दिस वॉज जयंत शर्मा फ्रॉम GMC बाड़मेर। थैंक यू।